आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और घर में आप सब सेफ़ होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लोज टेस्ट की हमारी सीरीज़ चल रही है और सीरीज़ का ये लास्ट जो पार्ट है जिसमें बैंक क्लर्क मेंस के मतलब लेवल 4 के जो हम क्लोज टेस्ट उनको डील करने वाले हैं। तो इनको बेसिकली मैं आपको 2 क्लासेस के फॉर्म में करवाऊंगा क्योंकि ये थोड़े से लेंदी होते हैं, समझाने में टाइम लगता है। तो एक सेशन ये वाला आएगा और एक इसके बाद आएगा, ठीक है। लेवल 4 के दोनों रहेंगे और पहले 3 लेवल ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप लेवल के हिसाब से प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रहेगा। और क्लोज टेस्ट को अप्रोच कैसे करना है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी नया स्टूडेंट है तो मैंने अप्रोच भी बताई है, जिसे फंडामेंटल्स कहते हैं। उसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पहले उनको देखिए फिर क्लोज टेस्ट बनाइए जितने भी बनाने हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन रहिए, इसके अंदर जितने भी लिंक हैं, पीडीएफ हैं और जो मॉर्निंग में फ्री क्लासेस चलती हैं वोकैबुलरी वाली, उनका भी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए तो बात करते हैं लेवल 4 के क्लोज टेस्ट की। तो बड़ा प्यारा क्लोज टेस्ट है। सबसे पहले तो आपने इसे खुद बनाना है और आपको लग रहा होगा काफ़ी लेंदी है ना, लेकिन वही वाली बात है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चीज़ें वही होती हैं जो प्रीलिम्स में होती हैं, बस मेंस में बेसिकली क्या करते हैं, पैसेज का लेवल बढ़ा देंगे, वोकैबुलरी थोड़ी सी मुश्किल कर देंगे, बेसिकली बच्चे को डराने का काम करते हैं। लेकिन समझदार बच्चा है वो डरता नहीं है, वो होश के साथ काम लेता है, वो जोश में होश नहीं गंवाता है ना। यार ये क्या हो गया, मैं कैसे करूँगा। तो आप समझदारी और पेशेंस के साथ आराम आराम से करेंगे तो आप इसको भी अप्रोच कर लेंगे, इसको भी अटैम्प्ट कर लेंगे बड़े अच्छे से। इसके अंदर भी आप मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। और मेंस एग्जामिनेशन की एक खास बात होती है, बैंक एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको सारे क्वेश्चंस करने भी नहीं होते हैं, जो आपको बने आपने वही करने होते हैं। बस आपको 100% एक्यूरेसी मेंटेन करनी है मेंस एग्जामिनेशन में, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। वहीं दूसरी तरफ एसएससी में ऐसा नहीं होता। एसएससी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिक्योर करने होते हैं क्योंकि वहाँ पे पोस्ट होती है, लेवल होता है। लेवल इन द सेंस कि भाई ज़्यादा नंबर होंगे तो अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छी जगह पे मिलेगी। लेकिन बैंक एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। अगर पीओ का पेपर है तो सब पीओ बनेंगे, क्लर्क का पेपर है तो सब क्लर्क बनेंगे। तो इसलिए बैंक एग्जामिनेशन में सोच समझ के क्वेश्चंस करने होते हैं। आते हैं तो करें, नहीं आते तो स्किप करें। और ऐसा नहीं है स्किप का मतलब पेपर ही स्किप कर दें, पेपर स्किप नहीं करना है। कहने का मतलब है जितने आते हैं उतने करें और अदरवाइज़ जो नहीं आ रहे उसे इम्प्रूव करें। और इम्प्रूव कैसे करेंगे, क्लासेस देख के, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएंगे। इनके अंदर ना 2-2 वर्ड्स आएंगे, एक ही ब्लैंक के अंदर कौन सा 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आएगा ये आपने बताना है। तो 5 क्वेश्चन है, मैं 1 बाय 1 आपको दिखा देता हूँ, आप फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। तो मैं दिखा रहा हूँ, आप पोज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर डिटेल एनालिसिस देखते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि पूरी ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के, है ना, और ख़ुद से झूठ ना बोलते हुए आपने क्लोज टेस्ट बना लिया होगा। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो मैं आराम आराम से बोलूँगा। तो अगर आपको आवाज़ कम आ रही है तो आप आवाज़ बढ़ा लीजिए, क्योंकि वैसे ही जनरली इस माइक में आवाज़ तेज़ रहती है तो आप कम करके रखते होंगे, है ना। या फिर ईयरफोन लगा लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना। बस मैं ये बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा आराम से बोलूँगा। कभी आप कहो सर आज एनर्जी कम लग रही है, गले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। चलो कोशिश करते हैं। चलिए, तो बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत क्लोज टेस्ट था ये। लॉकडाउन के रिगार्डिंग दोस्ती बनाने से रिलेटेड था, है ना, कि भाई हम दोस्ती को महत्वता नहीं देते हैं, हम जो रोमांस वाले रिलेशनशिप है उनको ज़्यादा महत्वता देते हैं, दोस्ती की कोई बात नहीं करता है। तो उस टाइप का है थोड़ा सा, तो आराम से बड़े प्यार प्यार से समझेंगे। चलिए, तो उसने बोला एक फ़नी थिंग हुई कब, लॉकडाउन के टाइम पे। लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ, इन द मिडस्ट ऑफ क्वारंटीन। क्वारंटीन पता है ना आपको, कि बेसिकली जब किसी को कोरोना हो जाता है तो क्वारंटीन कर देते हैं 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए। पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा होता था, अब 7 दिन के लिए लोग कर रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, 10 दिन के लिए हो रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे लॉकडाउन ही अपने आपका एक क्वारंटीन ही था, यस और नो, क्योंकि 2-2 महीने के लॉकडाउन, 3-3 महीने के लग रहे थे। तो एक फ़नी चीज़ हुई लॉकडाउन के टाइम पे कि क्वारंटीन के बीच में आई मेड हर न्यू फ्रेंड, मैंने एक नई दोस्त बनाई। और फिर कह रहा है दूसरी फ़नी चीज़ ये हुई कि वी हैव नेवर मेट इन पर्सन, कि हम कभी मिले ही नहीं हैं। ये वो वाली मूवी नहीं है, कौन सी है वो, दीपक और आरती वाली, तुम मिले, कौन सी है जिसमें वो गाना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, कौन सी है वो, नाम भूल गया मैं, ऐसे ही कुछ करके मूवी थी। खैर लेकिन
वो मिले नहीं हैं एक दूसरे से, लेकिन दोस्ती हो गई है, ठीक है। शी लिव सेवरल स्टेट्स अवे, काफ़ी स्टेट्स दूर रहती है, मतलब हो सकता है कि एक बंदा कश्मीर में रहता है और एक कन्याकुमारी में। एंड इज़ अ कपल ऑफ डेकेड्स ओल्डर देन मी, ऑथर बता रहा है कि जो उसकी फ्रेंड है वो उससे कई दशक बड़ी है। यस और नो, या बड़ा है। अभी ये इसमें कुछ डिफाइन किया, हाँ शी बोला है ना, तो वो कई दशकों उससे बड़ी है, मतलब 10-20 साल बड़ी होगी, ठीक है। बट समटाइम्स लास्ट स्प्रिंग वी बिगन फॉलोइंग वन अदर, लेकिन कह रहा है पिछली स्प्रिंग की बात हो रही है कि हमने एक दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दिया था इंस्टाग्राम पे, और हमारी पोस्ट के बीच में और कैप्शंस के बीच में हमको रियलाइज़ हुआ कि वी हैड डैश सिमिलर थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव, मतलब हमारे इस तरीके के सेम थॉट्स हैं और नज़रिया हैं। तो किस तरीके के सेम थॉट्स और नज़रिया हैं आपको ये बताना था पहले ब्लैंक के अंदर। तो आपको पता है कि जो थॉट्स है अपने आप में नाउन है, और सिमिलर उसको मॉडिफाई करने वाला बेटा एडजेक्टिव है, और सिमिलर को भी मॉडिफाई करना है तो यू नीड एडवर्ब ओवर हियर, तो आपको चाहिए यहाँ पे एडवर्ब। उसके लिए आपको सारे पहले वर्ड्स के मीनिंग जानने पड़ेंगे। तो एक टर्म होता है अनअर्थली। अनअर्थली एक एडजेक्टिव होता है, भले ही एल वाई लगाओ तो कंफ्यूज नहीं होना। अनअर्थ जो होता है वो नाउन है, उसमें एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनाइए। नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव होते हैं। कुछ बच्चे अनअर्थली को एडवर्ब से कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बड़ी स्ट्रेंज हो, समथिंग फ्राइटनिंग और स्टेज बिकॉज इट डज नॉट सीम नेचुरल। कोई भी चीज़ प्राकृतिक नहीं लग रही है, अजीब लग रही है, तो वो अनअर्थली है, मतलब अर्थ से रिलेटेड नहीं है, कुछ एलियन सी लग रही है। स्ट्रेंजली आपको पता है ये एडवर्ब है, स्ट्रेंज एडजेक्टिव होता है, उसमें एल वाई लगाया तो एडवर्ब बन गया। एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब होते हैं, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव होते हैं, मैंने बताया हुआ है। अनकैनिली भी एडवर्ब है जिसका मतलब स्ट्रेंज है, अनयूजुअली भी एडवर्ब है जिसका मतलब स्ट्रेंज है, और फ्रीकी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब वेरी स्ट्रेंज। सबके सेम मीनिंग आप ध्यान से देखो। अननेचुरल भी स्ट्रेंज है, मतलब यहाँ सारा गेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का था। यस और नो, किसका था? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो अब आप मुझे बताइए कि सिमिलर एडजेक्टिव था, उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए था बच्चे। तो अनअर्थली तो आ ही नहीं सकता, लग रहा होगा आपको एडवर्ब, लेकिन वो है नहीं, वो है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज। बोलो हाँ, स्ट्रेंजली तो आ सकता है, स्ट्रेंज नहीं आ सकता, क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए, तो ये तो गया। सिमिलरली हम अननेचुरल को भी यूज़ नहीं कर सकते। अननेचुरल जैसे अननेचुरल बिहेवियर है ना, अननेचुरल पर्सन, ये भी एडजेक्टिव होता है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गया। मतलब ए और सी तो नहीं आ सकते, हमें एडवर्ब की ज़रूरत है, तो फिर ए और सी यहाँ से भी एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन कौन सा बच गया? बी। और अनकैनिली और अनयूजुअली दोनों का मतलब सेम है, स्ट्रेंज। अब यहाँ पे स्ट्रेंज क्यों आएगा? क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि लास्ट स्प्रिंग हमने फॉलो किया एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे, और हम जो पोस्ट शेयर करते थे, कैप्शन शेयर करते थे, हमको रियलाइज़ हुआ कि हमारा स्ट्रेंजली सिमिलर थॉट्स हैं। मतलब उनको ये चीज़ विश्वास नहीं हुई कि यार वो मुझसे इतनी दूर रहती है, वो मुझसे इतनी बड़ी है, और हमारे अंदर इतनी सिमिलरिटी कैसे आई, ये स्ट्रेंज तरीके की सिमिलरिटी कहाँ से आई। तो वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सरप्राइजिंग हो गए। तो इसलिए अनकैनिली सिमिलर थॉट का मतलब कि सरप्राइजिंग सिमिलर थॉट्स की सेम कैसे हैं यार, ये तो बड़ी अनयूजुअल सी बात है, स्ट्रेंज सी बात है, ऐसा होता तो नहीं है जनरली। तो वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। उनके सेम थॉट्स थे, सेम नज़रिए थे, और वो बड़े सरप्राइजिंग थे इस चीज़ को लेके। बिफोर लॉन्ग वी वर एक्सचेंजिंग डीएम। डीएम का मतलब डायरेक्ट मैसेज होता है। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम किसी को जब मैसेज करते हैं तो कहते हैं कि मुझे डीएम करना है ना, तो डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, मतलब वो इंस्टाग्राम में मैसेज में बात करने लगे। अ मंथ और सो आफ्टर दैट वी शेड्यूल आवर फर्स्ट वीडियो फ्रेंड डेट, मतलब वीडियो कॉलिंग पे उन्होंने बात करनी शुरू की, 2 घंटे के लिए बात की, और कंटिन्यू टू कल्टिवेट आवर ग्रोइंग फ्रेंडशिप। और जो हमारी बढ़ती हुई फ्रेंडशिप थी उसे और वो बढ़ाते गए, कल्टिवेट करते गए, ठीक है। द एक्सपीरियंस लेड मी टू अ मोर डैश वे ऑफ लिविंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है इस सारे एक्सपीरियंस से, कौन से एक्सपीरियंस से, कि भाई हमने डीएम एक्सचेंज किया, हमने वीडियो फ्रेंड डेट है ना शेड्यूल करी, 2 घंटे बात करी, कल्टिवेट किया फ्रेंडशिप को, ये सारे एक्सपीरियंसेस ने मुझे इस तरफ ले आया। किस तरफ? अ मोर डैश वे ऑफ लिविंग, मतलब इसके प्रति मेरे को थोड़ा सा वो कर दिया, डैश वे ऑफ लिविंग के प्रति। कैसा वे ऑफ लिविंग? आगे बोल रहा है कॉमा लगा के, थोड़ा और करेजियस बना दिया इस एक्सपीरियंस ने मुझे, हमारे फ्रेंडशिप केमिस्ट्री को लेके, है ना। तो भाई इस एक्सपीरियंस ने आपको कैसे वे ऑफ लिविंग की तरफ ले आया? ये कैसा वे ऑफ लिविंग? आपको ये पता है ना कि वे नाउन है, उसको मॉडिफाई फिर से एडजेक्टिव करेगा, है ना। तो अब आप मुझे बताइए कैसा वे हो सकता है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डीएम एक्सचेंज हो रहा है, फ्रेंड डेट हो रही है, 2 घंटे बात करी, फ्रेंडशिप बढ़ रही है, तो पॉजिटिव वे ऑफ लिविंग ही होगा, कोई नेगेटिव तो होगा नहीं। एक अच्छे जीने के तरीके के प्रति उसको लेके आया होगा ये एक्सपीरियंस,
पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए होगा। और आगे देखो कॉमा लगा के करेजियस भी लिखा हुआ है कि मुझे और करेजियस बनाया, मैं थोड़ा खुल के आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए, इतना तो हमें पता है। अब उसके लिए हमें वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी। वोकैबुलरी में एक वर्ड है फियर्स। फियर्स का मतलब होता है थोड़ा खूंखार टाइप का इंसान, गुस्सैल बिल्कुल, जिसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, एंगर और हेट जिसमें भरा हुआ है। फियर्स थोड़ा सा जानवरों जैसी बर्ताव बेसिकली जब हम करते हैं तो हम कहते हैं बड़ा फियर्स हो रहा है यार, बड़ा गुस्से में, इंटेंस फीलिंग्स है। उसके बाद डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक एक ऐसा इंसान होता है जो ना इधर रहता है ना उधर रहता है, बीच में रहता है, ताकि सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए। एक्सपेंसिव का मतलब ऐसा इंसान जो खुल के सबके सामने आता है, वेरी हैप्पी टू टॉक टू पीपल इन अ फ्रेंडली वे, है ना, फ्रेंडली इंसान को बोलते हैं। और जीनियल भी वही होता है। फेसाइल का मतलब होता है ईजी, कोई चीज़ बड़ी आसान हो। और राइटियस का मतलब होता है नैतिक इंसान, जो सही और गलत की समझ जानता है। अब आप आओ क्वेश्चन पे। तो ये जो उसकी फ्रेंडशिप का एक्सपीरियंस था, कहाँ की लाइन, एक तो नहीं इसका छोटा सा बिंदु है, दिखता भी नहीं है, कहाँ है, ये रहा, सॉरी, देखो ये देखो, उसका जो ये फ्रेंडशिप वाला एक्सपीरियंस था, डैश वे ऑफ लिविंग के प्रति वो उसको ले आया। कैसा वे ऑफ लिविंग, चलो मैं फियर्स वाला टर्म हटाता हूँ क्योंकि ये तो एंगर और हेट से रिलेटेड है, यहाँ दोस्ती की प्यार की बात करनी है, तो ये तो गया नेगेटिव वर्ड हो गया। क्लियर है, पक्की बात। अच्छा, कॉन्वर्सेशन वे ऑफ लिविंग कोई सेंस नहीं बन सकता, वे भी नाउन है और कॉन्वर्सेशन भी नाउन है, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, तो मैं ई पे भी कांटा मार देता हूँ, ए पे भी कांटा मार देता हूँ। क्लियर है इतनी बात, पक्का 100%। अच्छा, बोल्ड हो सकता है लेकिन फेसाइल, चलो 1% के लिए इसे शॉर्टलिस्ट कर लिया। डी को देखें, डी में बोल रहा है कर्टियस और मैग्निफिसेंट। कर्टियस पोलाइट इंसान को बोलते हैं, तो इस एक्सपीरियंस ने मुझे पोलाइट वे ऑफ लिविंग की तरफ ले आया। चलो, मैग्निफिसेंट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ऐसी कोई चीज़ जो बहुत शान और शौकत से भरी हो, जिसके अंदर ना ग्रैंडर बहुत ज़्यादा हो, मतलब पैसा बहुत खर्च हो रखा, बड़ी खूबसूरत सी आपको दिख रही है। जनरली ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिसेंट वे ऑफ लिविंग नहीं हो सकता। मैग्निफिसेंट का मतलब है कि अय्याश वाली ज़िंदगी, बढ़िया पैसा, शान और शौकत, ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं मिला। वो तो बातचीत करने की बात कर रहा है यार, दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहा है, तो डी तो आपका एलिमिनेट। तो मतलब फियर्स गया आपका, कॉन्वर्सेशन गया, मैग्निफिसेंट से मैंने डी वाला काट दिया, अब बचा सी और बी। अब आप सोच रहे हो कि सर आगे करेजियस लिखा हुआ है तो शायद बोल्ड होना चाहिए, लेकिन फेसाइल भी है यहाँ पे। फेसाइल का मतलब होता है ईजी। ईजी वे ऑफ लिविंग कैसे बोल सकते हो भाई, दोस्ती बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है, 2-2 घंटे बात करनी पड़ती है, उसने खुद बोला है, तो ये आसान कैसे हो सकता है, बोलो हाँ। तो ये भी आपका गया। एक्सपेंसिव और जेन्युइन दोनों टर्म आ सकते हैं, दोनों का मतलब होता है फ्रेंडली। तो इस एक्सपीरियंस ने मुझे थोड़ा सा और फ्रेंडली वे ऑफ लिविंग की तरफ बढ़ाया, मतलब मैं थोड़ा सा और खुल के लोगों से बात करने लगा, थोड़ा और करेजियस बन गया फ्रेंडशिप केमिस्ट्री को लेके। समझ में आया पॉइंट कैसे मैंने एलिमिनेट किया। चलो बेटा आगे चलते हैं। फिर बोल रहे वी ऑल नो अबाउट रोमांटिक केमिस्ट्री। रोमांस के बारे में तो हमने सब सुना है ना, सुनते भी हैं और बड़े उत्तेजित हो जाते हैं रोमांस का नाम लेते ही। दो लोग मिलते हैं, कनेक्शन को फील करते हैं, और अगर दोनों खाली हैं और दोनों उत्साहित हैं, और अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं आगे भी बढ़ाना अपने रिलेशनशिप को, ये देखने के लिए क्या उनकी अट्रैक्शन में थोड़ा दम है भी या नहीं है, तो ये वाला केमिस्ट्री तो हमने देखी है ना, कि चेक करते हैं यार हमारा जो अट्रैक्शन है वो प्यार है भी या नहीं है ना, थोड़ी बातचीत जब आगे बढ़ाते हैं। तो दोबारा पढ़ो इसको, क्या कह रहा है। रोमांटिक केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है कि दो लोग मिलते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, और अगर दोनों खाली हैं, अवेलेबल हैं एक दूसरे के लिए, और थोड़े एनकरेज भी हो रहे हैं, थोड़े उत्तेजित हो रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई परस्यू करें, मतलब आगे बढ़ाएं अपने रिश्ते को, ये देखने के लिए कि हमारी अट्रैक्शन में कुछ दम है भी या नहीं है। तो ये वाला हमने रिश्ता तो बड़ा देखा है। इट्स वट मूवीज, नॉवल्स, फेरी टेल्स आर मेड ऑफ। मूवीज, नॉवल्स और कहानियाँ जो होती हैं परियों की, सारी इसी चीज़ से तो बनी होती है। वी ग्रो अप डैश इन द रिचुअल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ रोमांटिक केमिस्ट्री। और हम यही चीज़ें देख देख के, हमारे समाज में यही होती है, इसी को देख देख के बड़े होते हैं। अब वो बोल रहा है कि हम बड़े हुए हैं रिचुअल्स के डैश में, मतलब इन्हीं रिचुअल्स, इन्हीं ट्रेडिशंस और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के बीच में हम बड़े हुए हैं, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, वोकैबुलरी। पहले तो वोकैबुलरी, सैंक का मतलब होता है नीचे की तरफ आना, और दूसरा मतलब होता है डूब जाना, पता ही आपको, सिंक है ना, सैंक इसकी सेकंड फॉर्म है। स्टक का मतलब आपको पता है किसी जगह पे फंस जाना, स्टक वर्ब भी होती है। स्टक का मतलब कुछ चिपका देना, ये स्टिक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ध्यान करना, कुछ फिक्स कर देना, स्टक कर दिया मैंने वहाँ पे। और स्टक का मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना भी होता है, किसी नेगेटिव चीज़ को। ग्रोस का मतलब होता है किसी चीज़ को भर देना, फिल कर देना, ग्रोस, ठीक है। इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन डिज़ाइन, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई बड़ी पेचीदा चीज़ है, उसे इंट्रिकेट कहते हैं, ठीक है। इम्प्लाइड का मतलब होता है इनडायरेक्टली किसी चीज़ को समझ रहे हैं आप।
इंडिकेटेड द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस बाय सजेशन रादर देन एक्सप्लिसिट रेफरेंस, मतलब क्लियरली बात नहीं कही गई है, कुछ सजेस्ट करके आप समझ रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से समझ रहे हैं, क्लियरली ना बोल के इनडायरेक्ट तरीके से आप समझे किस चीज़ को, तो वो इम्प्लाई कर रहे हैं। इम्प्लाई वाले क्वेश्चन भी आते हैं, आपने पढ़े होंगे, है ना, इनडायरेक्टली किसी चीज़ को कन्वे करना। स्टीप का मतलब होता है किसी चीज़ से घिरा होना, फिल्ड विद क्वालिटी और इन्फ्लुएंस की, जैसे आई वॉज स्टीप्ड विद दिस पर्टिकुलर फीलिंग, मतलब मैं इस चीज़ से घिरा हुआ हूँ, आसपास मेरी रही है ये फीलिंग, यस और नो। आई एम स्टीप्ड विद दिस कल्चर, इस कल्चर से मैं सराउंडेड हूँ, इसका मेरा इस कल्चर का मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है। और इमर्स का मतलब भी वही होता है कि इमर्स का मतलब डूबना होता है, किस चीज़ में भीगा हुआ है, डूबा हुआ है, और एक इमर्स का मतलब डीपली किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मतलब स्टीप्ड और इमर्स एक तरीके से सेम सेंस दे रहे हैं। ठीक है, चलें आगे, आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, कहाँ गया। अब वो कह रहा है, उसने ऊपर रोमांटिक केमिस्ट्री की बात करी, हाँ जी भाई रोमांटिक केमिस्ट्री की बात करी, उसके बाद बोला क्या सारी हमारी मूवीज़, नॉवेल्स और फेरी टेल्स इसी चीज़ से बनी होती है, हाँ जी बनी होती है। फिर कह रहा है हम बड़े हुए हैं इन्हीं रिचुअल्स के डैश में, इन्हीं एक्सपेक्टेशंस में बड़े हुए हैं, रोमांटिक केमिस्ट्री वाली। अब आप बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब भाई स्टक और सैंक, सैंक का मतलब होता है या तो नीचे आना या डूबना, तो यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं है। वी ग्रो अप सैंक इन द रिचुअल्स, हम रिचुअल्स में डूबे हुए हैं या नीचे आए हुए हैं, तो कोई सेंस नहीं आ रहा है, इसको हटा देता हूँ। वी ग्रो अप ऑक्यूपाइड इन द रिचुअल्स, हो सकता है कि भाई इन्हीं रिचुअल्स से हम लोग ऑक्यूपाइड है, मतलब इन्हीं रिचुअल्स के बारे में हम लोग सोचते हैं, रोमांटिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग सोचते हैं, लेकिन ग्रोज्ड यहाँ पे सही नहीं है। ग्रोज का मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ को फिल कर देना, तो वी ग्रो अप ग्रोज्ड इन द रिचुअल्स। ऑक्यूपाइड चलो मैं शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ, अभी ज़्यादा सेंस बन नहीं रही है। सी इंट्रिकेट और इम्प्लाइड नहीं हो सकता यहाँ पे, कैसे। वी ग्रो अप इंट्रिकेट इन द रिचुअल्स, इम्प्लाइड इन द रिचुअल्स, चलो इंट्रिकेट तो एक पर्सन के लिए मान भी लेता हूँ कि हम इसी रिचुअल्स की पेचीदा चीज़ में फंसे हुए हैं, इन्हीं एक्सपेक्टेशंस में हम बड़े हुए हैं, मान लेता हूँ। लेकिन इम्प्लाइड का मतलब होता है इनडायरेक्टली किसी चीज़ को समझना, तो वी ग्रो अप इम्प्लाइड इन द रिचुअल्स कोई सेंस नहीं बना कि हम रिचुअल्स में इनडायरेक्ट तरीके से समझ रहे हैं और बड़े हुए हैं, कोई सेंस नहीं आ रहा है। आपको फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप शॉर्टलिस्ट कर लिया करो चीज़ों को, मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया मान लो। अब है स्टीप्ड और इमर्स्ड, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि हम ट्रेडिशन से, रीति रिवाज से घिरे हुए होते हैं, हमारे चारों तरफ सुपरस्टिशंस चलते हैं, यही फेरी टेल्स चलती हैं मूवीज़ में, प्लेज में, फेरी टेल्स में, वेब सीरीज़ में, सॉन्ग्स में, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, ये ज़्यादा आपका अप्रोप्रिएट है ना इन दोनों से, तो इसलिए स्टीप्ड और इमर्स्ड हमने यूज़ किया कि वी ग्रो अप इमर्स्ड इन द रिचुअल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ रोमांटिक केमिस्ट्री, इन्हीं सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं हम। रोमांस रोमांस रोमांस, सब रोमांस की बात करते हैं, फ्रेंडशिप केमिस्ट्री की तो कोई बात ही नहीं करता, इसलिए हम सब लोग इस चीज़ से सराउंडेड हैं, इमर्स्ड हैं, स्टीप्ड हैं। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर, यस और नो। चलिए, लेकिन कह रहा है जो फ्रेंडशिप केमिस्ट्री है उसके बारे में कौन बात करता है, हु टॉक्स अबाउट दैट। आई वॉज रेज्ड बाय अ वुमेन, मैं एक ऐसी महिला के द्वारा मेरा पालन पोषण हुआ है, माँ की बात कर रहा है अपनी, ऐसी महिला के द्वारा मेरा पालन पोषण हुआ है, हु ऑलवेज मेड टाइम फॉर हर ओल्ड फ्रेंड्स, जो अपने दोस्तों के लिए टाइम भी निकाल लेती है, बावजूद उसके कि वो फुल टाइम वर्क करती है और एक माँ भी है, फिर भी दोस्तों के लिए टाइम निकाल लेती है, और इतना टाइम निकालती है कि उसके दोस्त मेरी ही लाइफ का पार्ट है। मतलब वो अपनी मम्मी के बारे में बता रहा है कि भाई इतना काम करती है, मेहनत करती है, दोस्तों के लिए टाइम निकालती है, और इतना टाइम निकालती है कि दोस्त मेरी भी लाइफ का पार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा मिलने आते हैं दोस्त, वो ये सेंस दे रहा है। कह रहा है और अच्छी चीज़ है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, especially because even with these old friendships my mother is still the sort of person who makes friend everywhere she goes। कह रहा है ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ओल्ड फ्रेंडशिप होने के बावजूद भी मेरी मदर इस तरीके की इंसान है जो कहीं भी जाती है दोस्त बना लेती है, पुराने दोस्त होने के बावजूद भी। लेकिन हम सबके लिए, फॉर मैनी ऑफ अस, मतलब हम जैसे लोगों के लिए, आफ्टर आवर स्कूल डेज, हमारे स्कूल के दिनों के बाद, जबकि स्कूल दिनों को क्या माना जाता है कि आसान टाइम माना जाता है कि यहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन स्कूल के दिनों के बाद हमारा जो कल्चर है ना, वो हमें बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करता है हमारी फ्रेंडशिप केमिस्ट्री में एक्ट करने पे। समझ में आया? मतलब वो ये बता रहा है, हम मम्मी के बारे में एग्जांपल दिया कि दोस्त होने के बावजूद भी इतना नए दोस्त बना लेती है, लेकिन कह रहा है हम सबकी अगर हम बात करें स्कूल के दिनों को छोड़ दे तो उसके अलावा हमारा कल्चर प्रमोट ही नहीं करता है, बूस्ट मतलब फ्रेंडशिप बनाने पे बात ही नहीं करता है कुछ, सब रोमांस की बात करते हैं, बस अब स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बस पार्टनर ढूंढो और आगे बढ़ो, दोस्ती की बात नहीं होती है। तो ये सारा पैराग्राफ दोस्ती के ऊपर है ना। चलो जी, मुझसे दोस्ती करोगी है, अनदेखी अनजानी सी, पगली सी, दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी है। खैर ये तो ये इस वाली लाइन के ऊपर सूट करता है, वी हैव नेवर मेट इन पर्सन, है ना।
अनदेखी अनजानी सी, पगली सी दीवानी सी, 20 साल बड़ी है पगली सी दीवानी सी। खैर चलो, अब देखो वही वाली बात आ गई ना, हमारा समाज की मानसिकता ही यही है, 20 साल बड़ी है तो हम रोमांस पे ही जाते हैं, हम फ्रेंडशिप पे बात ही नहीं करते हैं भाई। वो वही तो बताना चाह रहा है कि मेरी दोस्त है वो 20 साल बड़ी। खैर कहाँ गए डाइग्रेस करके टॉपिक से, चलो आओ। तो हमने बोला हमारा जो कल्चर है, कल्चरल मैसेजेस है, मतलब जो हमारे समाज से हमको मैसेज मिलते हैं वो एनकरेज नहीं करते हैं फ्रेंडशिप केमिस्ट्री पे एक्ट करने पे, रादर बल्कि हम क्या करते हैं, वी आर डैश टुवर्ड्स द आइडिया दैट देयर आर नो फ्रेंड्स एज गुड एज ओल्ड फ्रेंड्स। बल्कि हम इस आइडिया के प्रति ये होते हैं कि भाई पुराने दोस्तों से बढ़िया दोस्त तो होते ही नहीं हैं। तो उस आइडिया के टुवर्ड्स क्या होते हैं, टुवर्ड्स मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है। तो इस आइडिया के प्रति हम खींचे चले जाते हैं, या इस आइडिया के बारे में हम सोचते हैं ऐसा कुछ बताना है कुछ। चलो देखते हैं एक बार कौन कौन से वर्ड्स क्या क्या हैं। स्टीयर है, स्टीयरिंग से रिलेटेड, गाड़ी चलाते हैं ना, स्टीयरिंग होता है, डायरेक्शन मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं हम लोग, गाइड और कंट्रोल दी मूवमेंट, ठीक है। और स्टीयर का मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना भी होता है, कि आप जैसे किसी को दिशा दे रहे हैं, छोटे भाई को आप दिशा दे रहे हैं। एक तो असली में गाड़ी चलाना है ना, स्टीयरिंग डायरेक्शन देना, मोड़ना गाड़ी को, एक किसी की जिंदगी को दिशा देना वो भी यूज होता है। सेम ड्राइव है, दोनों का सेम मीनिंग है, ध्यान रखना, ड्राइव करना और किसी की जिंदगी को भी ड्राइव करना। इस छोटे भाई की जिंदगी को दिशा दे रहे हैं आप, एक गाइड और मेंटोर बने हुए हैं, ठीक है। सीव, ये बेसिकली छन्नी होती है, जैसे चाय पत्ती छन जाती है ना, चाय डालते हैं तो पत्ती ऊपर आ जाती है, चाय नीचे आ जाती है, छाननी होती है। लेकिन ये वर्ब भी होता है, तो उसका मतलब रिमूव करना या डिटेल में किसी चीज़ को एग्जामिन करना। साइड का मतलब सपोर्ट देना, और साइड्स वही सेम चीज़ है। और प्रॉम्प्ट बेसिकली जल्दी किसी चीज़ को करना या किसी को उत्साहित करना, प्रॉम्प्ट करना, जल्दी जल्दी करो, या किसी को एनकरेज करना। तो मुझे लगता है वोकैबुलरी तो क्लियर है। अब बताओ, रादर वी आर डैश टुवर्ड्स द आइडिया दैट देयर आर नो फ्रेंड्स एज गुड एज ओल्ड फ्रेंड्स। बताओ भाई क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या बनना चाहिए? हाँ, कौन कौन सा नहीं हो सकता पहले वो देखते हैं। एम्ब्रेस का मतलब एक्सेप्ट करना होता है, कैप्चर्ड तो आपको पता है, कैप्चर करना, ठीक है। अब इंक्लाइंड, अच्छा एक चीज़, चलो बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आर लिखा हुआ है, आर, तो आर के साथ या तो पैसिव जाएगा थर्ड फॉर्म, या एक्टिव जाएगा V1 ING। और आपको पता है VR लिखा हुआ सब्जेक्ट डूअर है, तो आगे एक्टिव की वर्ब चाहिए या पैसिव की चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पे, लेकिन एक ही आ सकता है, या तो एक्टिव या पैसिव। दोनों शब्द या तो पैसिव में होने चाहिए या तो एक्टिव में होने चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक्टिव में लिख दोगे एक पैसिव में, कि भाई बी में देखो जैसे एक में थर्ड फॉर्म भी लिख दिया, ING भी लिख दी। नो, या तो दोनों थर्ड फॉर्म में हो गया, दोनों ING फॉर्म में। तो भाई ये तो गया, ये वाला तो गया, ठीक है। अब सीव्ड टुवर्ड्स कोई टर्म नहीं होती है, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन इसके साथ यूज नहीं होती है। सिमिलरली आर के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म या ING चाहिए, प्रॉम्प्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी गया। अब आपके सामने बचा एक तो ए और एक बचा ई। अब आप बताओ, टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स मतलब दिशा, और दिशा के लिए स्टील ड्राइवन अप्रोप्रिएट लग रहा है या एक्सेप्ट करना अप्रोप्रिएट लग रहा है? एम्ब्रेस का मतलब एक्सेप्ट करना। ऑफ कोर्स स्टीयर और ड्रिवन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। टुवर्ड्स लिखा हुआ है, ड्रिवन टुवर्ड्स, स्टीयर टुवर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है? चलो आओ, कह रहा है हमारा जो कल्चर है ना, वो फ्रेंडशिप केमिस्ट्री पे एक्ट करने के लिए एनकरेज नहीं करता है, बल्कि वी आर ड्रिवन टुवर्ड्स द आइडिया, बल्कि हम इस आइडिया के प्रति डायरेक्टेड है। मतलब इस आइडिया के थ्रू हम डायरेक्टेड हैं। किस आइडिया के थ्रू डायरेक्टेड है? मतलब इस आइडिया के थ्रू हमारी लाइफ में दिशा दी गई है कि कोई भी फ्रेंड इतना अच्छा नहीं है जितना कि गुड ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं। है ऐसी बात? बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। हम जनरली इसी आइडिया में विश्वास करते हैं ना, कि पुरानी दोस्ती जैसी दोस्ती नहीं है यार, वो स्कूल के दोस्त स्कूल के ही होते हैं, कॉलेज के होते हैं। नए दोस्त तो बस अपना काम निकलवाने के लिए बनते हैं, बस प्रोफेशनल अपना देखते हैं, मतलब देखते हैं, और बस ऐसे ही होते हैं, बोलते हैं ऐसा हम। तो इस आइडिया के प्रति हम ड्रिवन है, मतलब इस आइडिया ने हमारी लाइफ को कंट्रोल किया हुआ है, इस आइडिया पे हम लोग विश्वास करते हैं, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टीयर टुवर्ड्स और ड्रिवन टुवर्ड्स का मतलब इससे हम लोग प्रभावित हैं इस आइडिया से, वो ये बोलना चाह रहा है। और दिशा देना ही तो इसका मतलब होता है। तो दिशा देना, प्रभाव डालना है कि तो बात हुई ना। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट जो है वो कह रहा है कि आई डू बिलीव एज ओल्ड फ्रेंडशिप्स। कह रहा है मैं विश्वास करता हूँ। किस चीज़ में विश्वास करता हूँ? एक तो ना बड़ा छोटा छोटा दिख नहीं रहा है मुझे ये इसका ना, चलो कोई बात नहीं। आई डू बिलीव एज ओल्ड फ्रेंडशिप्स। कह रहा है मैं पुरानी जो दोस्ती है स्कूल टाइप की, मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूँ। वो एक ट्रेजर है मेरे लिए, खजाना है।
लेकिन दिस लिटिल लाइक हैविंग अ रिलेशनशिप विद पीपल हु हैव सीन यू थ्रू वेरियस लाइफ एक्सपीरियंस एंड ट्रांजिशंस। कह रहा है लेकिन उन लोगों के साथ हमारा रिश्ता बड़ा कम होता है जिन्होंने हमें देखा होता है लाइफ के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हुए, बदलाव से गुजरते हुए। और जितना मैं बड़ा होता जा रहा हूँ उतना मुझे ये चीज़ समझ में आती जा रही है, मैं क्वेश्चन करता जा रहा हूँ बेस्ट फ्रेंड के नोशन को, बेस्ट फ्रेंड के आइडिया को। मतलब जितना मैं बड़ा हो रहा हूँ उतना मैं बेस्ट फ्रेंड के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ कि एक ऐसा आइडिया दैट वन पर्सन कैन डैश ऑल द थिंग्स वन नीड्स इन फ्रेंडशिप टू द एक्सटेंट दैट दे आर बेटर देन द अदर्स। कह रहा जितना मैं बड़ा होता जा रहा हूँ उतना मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ बेस्ट फ्रेंड के आइडिया को लेके। एक ऐसा आइडिया जिसमें मैं ये सोचता हूँ क्या एक इंसान के पास ये सारी चीज़ें डैश हो सकती हैं जो एक इंसान को फ्रेंडशिप में चाहिए, उस हद तक कि वो इंसान दूसरों से बेहतर बन जाए। तो बस सारी चीज़ें एक इंसान में क्या होगी, इंक्लूड होंगी, यही तो बोलना है ना। दोबारा पढ़ो कि जितना मैं बड़ा होता जा रहा हूँ उतना मैं सवाल करता हूँ आइडिया पे। किसके आइडिया पे? बेस्ट फ्रेंड के। एक ऐसा आइडिया जिसमें मैं ये सोचता हूँ क्या एक इंसान के पास ये सारी चीज़ें डैश हो सकती हैं। अब क्या कंटेन करने की बात करनी है ना, वो सारी चीज़ें जो एक इंसान को चाहिए फ्रेंडशिप के अंदर, उस हद तक कि वो इंसान बेटर बन जाए दूसरों से। क्या एक इंसान में ऑल दोज थिंग्स डैश हो सकती है? क्या हो सकती है? कंटेन हो सकती है, यही बोलना था। अब आपको वोकैबुलरी पता। हार्बर बेसिकली क्या है? वर्ब है। हार्बर का मतलब किसी फीलिंग के बारे में सोचना, किसी आइडिया के बारे में सोचना और सोचते ही रहना। ठीक है, टेंशन ले रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, खुश हैं, खुश हो ही जा रहे हैं, हार्बर कर रहे हैं। उस आइडिया को आपने होल्ड करके रखा हुआ, उस फीलिंग को। किसी को प्रोटेक्ट करना भी होता है, किसी बैड इंसान को। जैसे गुंडा आता है ना, यार मुझे छुपा लो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, अपने घर में छुपा लिया। फिर आप निकल के देख रहे हैं पुलिस गई तो आपने गुंडे को बुला लिया, आजा आजा, गई गई पुलिस। तो आप हार्बर मतलब पनाह दे रहे हैं। ठीक है, वो भी होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है वन ऑफ द पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट का एक हिस्सा कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, हिस्से को बोलते हैं। नाउन होता है ये। सबड्यू का मतलब कम करना होता है किसी फोर्स को। एनकम्पास का मतलब इंक्लूड होना, कंटेन करना बेसिकली। एनकैप्सुलेट भी वही होता है, टू एक्सप्रेस और शो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट समथिंग, एनक्लोज समथिंग इन। मतलब कोई चीज़ अगर एनकैप्सुलेट कर रही है मतलब उसमें वो चीज़ है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कंटेन्ड हैं। और एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है समवन और समथिंग दैट इज द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया। मतलब ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रुथ। कौन है? महात्मा गांधी, सॉरी राजा हरीशचंद्र। ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉन वायलेंस। कौन है? महात्मा गांधी। तो एम्बॉडीमेंट मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल, और रिटेन का मतलब किसी चीज़ को होल्ड करके रखना, है ना। अब आप बताओ कि जितना मैं बड़ा होता जा रहा हूँ उतना मैं क्वेश्चन करता हूँ बेस्ट फ्रेंड के आइडिया को। एक ऐसा आइडिया जिसमें एक पर्सन में सारी थिंग्स क्या हो सकती हैं। अब कैन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए बच्चे? हाँ जी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट तो नाउन है, ये तो नहीं आ सकता। एम्बॉडीमेंट भी नाउन है, ये तो नहीं आ सकता। आपको पता है ईएनटी वाले नाउन होते हैं, सफिक्स में मैंने पढ़ाया है। चलो, सबड्यू का मतलब कम करना होता है, तो ऑल थिंग्स को रिड्यूस करना है किसी पर्सन में। कोई सेंस बना? नहीं बना। चलो ये गया और आपका सबड्यू से एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन बचा सी और ई। अब रिटेन तो हो सकता था लेकिन कंपोज नहीं हो सकता, बिकॉज वन पर्सन कैन कंपोज ऑल दोज थिंग्स। अरे वो बना हो तो अलग बात है, ही इज कंपोज्ड ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ये हो सकता था। लेकिन वो कह रहा है वन पर्सन कैन कंपोज ऑल दोज थिंग्स। वो सारी चीज़ें जो फ्रेंडशिप में चाहिए, क्या वो कंपोज, उसको कंपोज नहीं करनी है। वो ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी हो, जो एक फ्रेंडशिप में जिसकी ज़रूरत होती है, जिसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी हो, कंटेन्ड हो, ना कि वो कंपोज करे। तो भैया ये गया आपका ई ऑप्शन। बचा क्या? एनकम्पास और एनकैप्सुलेट। अब ये दोनों सही क्यों है? क्योंकि इसका मतलब होता है सारी चीज़ें होना, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें होना। अब आप पढ़ो इसे कि जितना मैं बड़ा होता जा रहा हूँ उतना मैं सवाल करता हूँ बेस्ट फ्रेंड के आइडिया पे। और एक ऐसा आइडिया जिसमें एक इंसान क्या कंटेन करता है, वो सारी चीज़ें जो फ्रेंडशिप में जिसकी ज़रूरत होती है, उस हद तक कि वो इंसान दूसरों से बेटर बन जाए। क्या किसी इंसान में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, एनकैप्सुलेट हैं, एनकम्पास करता है, वो होल्ड करके रखता है ये सारी चीज़ें? ये इसका मतलब है। बोलो भाई क्या रिपोर्ट रही भाई साहब, मज़ा आ गया यार। आई होप कि आपको भी आया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जिनको सेशन अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग, अभी इसके अलावा ना एक क्लोज टेस्ट और आएगा, पहले मैं बता दूं मेंस का, वो अलग लेवल का है। तो 2 अलग अलग टाइप के क्लोज टेस्ट मैं आपको करवाऊंगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं
कि जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पे मुझसे बैंक एग्जामिनेशन का पढ़ना चाहते हैं ना, बट आप लोग वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी मेरे ज़बरदस्त लेवल के हिसाब से क्लासेस चलती हैं। तो ये मेरे कोर्सेज अनअकैडमी वाले, आप यहाँ पे भी आके एक बार इनको विजिट कर सकते हैं। फ्री क्लासेस भी चलती हैं अनअकैडमी के, पेड सब्सक्रिप्शन भी हैं। जैसे अगर मैं ऑन गोइंग की बात करूँ, ऑन गोइंग में देखो 2 टाइप के कोर्स चलते हैं, कॉन्सेप्चुअल कोर्स चल रहा है एक ये, और एडवांस कोर्स चल रहा है। तो मैं बेसिक भी करवाता हूँ, एडवांस भी करवाता हूँ। तो जिस बच्चे को हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैं ये करवा रहा हूँ, तो सारे लेवल के, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हर लेवल के क्वेश्चंस, चाहे आरसी हो, क्लोज हो, पैराजम्बल हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर चीज़ मैं लेवल के हिसाब से करवाता हूँ अनअकैडमी प्लस पे। तो अगर कोई बैंक की तैयारी कर रहा है तो आप मेरे ऑन गोइंग कोर्स या जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, जो मेरे अपकमिंग कोर्स है, सब कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लेवल अप वाले कोर्स दिखाता हूँ। देखो लेवल अप 3.0 मैंने ओपन किया, ये मेरे कंप्लीट कोर्स पढ़े, आप ये भी देख सकते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बाद। मैंने इंडिविजुअल टॉपिक को लेवल के हिसाब से करवाया है। फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है, फिलर्स हो गया, सारे लेवल हैं। देखो क्लर्क प्री, पीओ प्री, क्लर्क मेंस, पीओ मेंस, उसके बाद एरर्स हो गया, मिसलेनियस हो गया। इसी में अगर आप पार्ट 2 खोल के देखेंगे तो पार्ट 2 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। मैं दिखाऊँ आपको लॉन्ग क्वेश्चन? देखो पार्ट 2 दिखाता हूँ, ये रहा लेवल अप 3.0 पार्ट 2। अब आप ध्यान से देखो, इसके अंदर सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आप इन सबको देख सकते हैं। पैराजम्बल लेवल 1, पैराजम्बल लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, क्लोज टेस्ट। ये तो क्लास कैंसिल हो गई थी क्योंकि मैं बीमार हो गया था, लेकिन और भी बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं, ठीक है। ये 2 क्लास कैंसिल हुई हैं क्या? हाँ, 2-3 क्लास कैंसिल हुई थी, मैं बीमार हो गया था। बाकी आरसी लेवल 1, 2, 3, 4, और जो कैंसिल हो जाती है क्लास, उनको फिर मैं दूसरी क्लास में कवर करवा देता हूँ। कहने का मतलब अनअकैडमी प्लस पे मेरे 50 कोर्सेज पढ़े हैं, जिसमें मैंने लेवल के हिसाब से टॉपिक वाइज हर चीज़ बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस करवा रखी है। तो आप अनअकैडमी प्लस पे विजिट करके मेरे सारे कोर्सेज देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड, आप वहाँ पे आना चाहते हैं। देखो कोई बहुत ज़्यादा फीस ये लोग चार्ज नहीं करते हैं। मामूली सा इनका सब्सक्रिप्शन रहता है 5-6 हज़ार रुपये का साल का, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। हमने अपने टाइम पे प्रिपरेशन किया तो भाई हमको तो मतलब अब ये मान के चलो 18 हज़ार में सारे सब्जेक्ट्स मिलते थे, या 5-6 हज़ार में साल में इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे टीचर्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है वेल एंड बेस्ट है अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको हाई लेवल की थोड़ी तैयारी करनी है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस चाहिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज यूट्यूब तो चल ही रहा है, यूट्यूब पे अपना करते रहिए। तो जो बच्चा आना चाहता है अनअकैडमी प्लस पे, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आप लोग वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 355, और जिसको बेसिक से पढ़ना है वो भी आ सकता है। तो ये रेफरल कोड है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिए अपना। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।